हम लोग कर रहे थे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंपनी लॉ के। सबसे पहला सवाल है हमारा, ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। ठीक है, ये बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होने वाला था लेकिन कोरम के अभाव में, ठीक है, कोरम की उपस्थिति उस दिन नहीं हो पाई जिसके कारण वो मीटिंग नहीं हो पाया। सवाल ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मतलब ये स्टोरी हो गई। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट शैल बी द सब्सिक्वेंट प्रोसीजर, मतलब इसके बाद का प्रोसीजर क्या हो सकता है, ठीक है, सब्सिक्वेंटली। तो इसका जो सही जवाब है वो है इफ अ बोर्ड मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक अडजर्नमेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर उस दिन को बोर्ड ऑफ कोरम का मीटिंग होना था लेकिन कोरम के अभाव में, कोरम का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्टर, मैं आगे के सवाल में उसके बारे में बताया है तो मैं बताऊंगा कि जैसे आपको पता है कि किसी भी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 जो डायरेक्टर होते हैं उसमें 3 जो डायरेक्टर होगा वो कोरम का मेंबर होगा। ठीक है, मतलब अगर 7 में 3 भी आया है ना तो हम मान के चलेंगे कि कोरम जो है हमारे पास है। अगर तीनों है और मीटिंग हो रही है तो मान के चलेंगे कि वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है, वो होता है कोरम। मैं आगे डील करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उसके बाद क्या हो सकता है अगर कोरम के नहीं आने के कारण अगर कोई मीटिंग नहीं हो पाता है तो क्या होगा आगे। तो आगे क्या होगा, वो मीटिंग अर्जन हो जाएगा, मतलब अगले दिन होगा। या तो कोरम शाम को आएगा तो शाम को मीटिंग हो सकता है उसी दिन, या अगर कोई कोरम जो है जो नहीं आ पाए हैं अगर वो नेक्स्ट वीक रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक रखा जा सकता है, तो वो एडजर्न हो जाएगा। सबसे पहली जवाब ये होगा। ठीक है, फिर है नो फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड। जब एक बार मीटिंग होने वाली थी और कोरम नहीं आया तो अब वापस जब कोरम होगा तो उसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा सवाल, इसमें डिटेल में दिया है, आप लोगों को पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, मैंने चैट जीपीटी से लिया तो अपने को जो जरूरत है सवाल के हिसाब से अपन वही देखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट शैल बी द कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड। ठीक है, मीटिंग ऑफ बोर्ड का ये जो कोरम है उसके लिए कितने मेंबर होने चाहिए, क्या है उसका पूरा लीगल प्रोविजन। तो ये बोल रहा है कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, कोरम हायर ऑफ 2 डायरेक्टर। ठीक है, 2 डायरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी मेंबर है उसका 1/3 भी अगर है तो फिर वो कोरम कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान के चले किसी कंपनी के पास 7 डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कितने लोग आने वाले हैं, 7, क्योंकि 7 डायरेक्टर है। ठीक है, तो उसका 1/3 का मतलब 2.33, तो 0.33 के बाद एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है तो 3, मतलब राउंडेड 3 मेंबर। तो किसी भी कोरम को, किसी भी डायरेक्टर के कोरम को बनने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर वहां पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो 3 डायरेक्टर को क्या बोलेंगे हम, एक कोरम बोलेंगे। तो ये था आपका पहला सवाल का दोनों जवाब। दूसरा सवाल है ए कंपनी टू मेक इट्स पब्लिक इशू a success makes an agreement with financial institution to subscribe share to the extent not taken by the public। ये बोल रहा है एक कंपनी है जो अपना पब्लिक इशू मतलब बेचना चाहती है शेयर होल्डर से। ठीक है, वो जो है पब्लिक, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक को नहीं बेच पाती है। ठीक है, और वो सारे जो पब्लिक इशू होते हैं वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच देती है, सब्सक्राइब कर देती है। ठीक है, दे देती है जितना उन्होंने पब्लिक को नहीं दिया था। मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि एक कंपनी के पास पब्लिक इशू था, उसको वो उन्होंने पब्लिक इशू किया लेकिन उतने नहीं हो पाए जितने उनको चाहिए थे, तो उन्होंने जो भी बचे थे, ठीक है, टू दी एक्सटेंट जो वो पब्लिक को नहीं दे पाए थे वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है आपसे व्हाट इज पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू क्या है, तो पब्लिक इशू का मतलब है पब्लिक इशू रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर, ठीक है, और डिवेंचर टू द जनरल पब्लिक टू रेज कैपिटल। ठीक है,
जब कोई कंपनी अपने पास कैपिटल रेज करने के लिए शेयर या डिवेंचर ये करती है, ऑफर करती है सामने वाले को, जनरल पब्लिक को, तो वो पब्लिक इशू कहलाता है। पब्लिक इशू के फॉर्म में आप आईपीओ है, ठीक है, एफपीओ है, ये सब एक फॉर्म ऑफ पब्लिक इशू है। ये हो गया फर्स्ट सवाल, व्हाट इज पब्लिक इशू। दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोन एज। यहाँ पर जो वो पब्लिक को इशू करने वाला था, उन्होंने पब्लिक को इशू नहीं किया या नहीं हो पाया, तो वो सारे किसको दे दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिए। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कंपनी ने दिया, तो वहां पे कंपनी के साथ उसका कौन सा एग्रीमेंट बना, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब है दिस एग्रीमेंट इज नोन एज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है। जब कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साथ आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, किसी शेयर या सिक्योरिटीज के लिए, तो वो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। अंडर राइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द अंडर राइटर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और ब्रोकर agrees to subscribe to the security offered in a public issue if they are not fully subscribed by the public। कितने अच्छे से बताया है कि अगर कोई पब्लिक इशू शेयर किया है, पब्लिक इशू हुआ है, ठीक है, मतलब जनरल पब्लिक को शेयर बेचने के लिए वो किया है, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं, जनरल पब्लिक अगर वो नहीं सब्सक्राइब कर पाता है, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या ब्रोकर जो भी है, इन्वेस्टर, ठीक है, अगर वो सारे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब कर लेता है, तो कंपनी के साथ उसका एक एग्रीमेंट बन जाता है, जिसको अंडर राइटिंग एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे सवाल। तीसरा सवाल है by passing an ordinary resolution a company removes one of its directors before the expiry of the term from his office। ये बोल रहा है कि एक कंपनी है, उसके डायरेक्टर्स एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन पास करके वो एक डायरेक्टर को निकाल देते हैं, जबकि उनके जो ऑफिस का टेन्योर रहता है वो अभी एक्सपायर भी नहीं हुआ होता है, ठीक है, मतलब उसकी वैलिडिटी होती है अभी कंपनी में। एग्जाम्पल के तौर पे किसी डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया, अभी उसका 5 साल हुआ भी नहीं है, उनको 4 साल में ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उसको निकाल दिया गया। तो सवाल ये, कहानी ये है, सवाल आपसे पूछ रहा है इज सच अ रिमूवल वैलिड, क्या इस तरीके से किसी डायरेक्टर को निकालना वैलिड है, और उसी में पूछ रहा है व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ सच रिजोल्यूशन, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर ऐसे रिजोल्यूशन पास किए जाते हैं किसी को निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो देखिए, तो सबसे पहला है इज दिस रिमूवल वैलिड, यस, कंपनी जो है डायरेक्टर के साथ रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं और वो किसी डायरेक्टर को निकाल सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर, हमेशा याद रखना, अगर ट्रिब्यूनल ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो ट्रिब्यूनल के डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ही निकाल सकता है, बाकी डायरेक्टर्स नहीं निकाल सकते, ये हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर को निकाला गया है ट्रिब्यूनल का नहीं था, तो यस, अ कंपनी कैन वैलिडली रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट। 169 में कुछ रिक्विजिट्स दिए हैं, ठीक है, मतलब कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स दिए हैं कि आपको ये फुलफिल करना होगा जब किसी को आप बाय रेजोल्यूशन निकालते हो। तो सबसे पहला क्या है कि आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, किसको, सामने वाले को, कितने दिनों में, 14 दिनों के पहले, ठीक है। अगर आप किसी को निकालने वाले हैं तो 14 दिन पहले उनको एक नोटिस दे दीजिए कि भाई आपको हम इस मीटिंग में निकालने वाले हैं। दूसरी बात, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है, कि भाई आपको जब मैंने नोटिस दिया तो आप अपनी बात आके रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी बात रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको अपनी बात रखने देना चाहिए, मतलब राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल नोटिस होना चाहिए, इसके बाद ऑर्डिनरी जो रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए, ठीक है, बहुमत से, और तब उनको निकालना चाहिए, और इसके बाद 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसके बारे में अपडेट भी देना होगा कि भाई हमने इस बंदे को निकाला है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं
पहला स्पेशल नोटिस, दूसरा उनको रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए, और तीसरा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे मतों से पास होना चाहिए, और फाइलिंग विद आरओसी, जैसे ही आप निकाल देते हैं विद इन 30 डेज आपको आरओसी में उसका एक DIR करके फॉर्म होता है, उसमें सबमिट करना होता है कि आपने इस बंदे को रिमूव किया। दूसरा सवाल इसमें पूछ रहा था आपसे, कैन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल बी रिमूव्ड? सो ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या किसी ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किए गए डायरेक्टर को भी निकाला जा सकता है? तो यहाँ पे जवाब होगा नहीं। मैंने अभी ही बताया था, जब कोई डायरेक्टर, ये ट्रिब्यूनल किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो वो उस कंपनी के निगरानी के लिए अपॉइंट करता है, वो ट्रिब्यूनल का ही आदमी होता है, ठीक है, और वो कंपनी में कोई गोलमाल ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, उस पे एक तरीके का क्या बोलते हैं वॉच डॉग के तरह काम करे, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं निकाल सकता है। तो सवाल दूसरा क्या पूछ रहा था कि ट्रिब्यूनल ने अगर कोई अपॉइंट किया है तो उसको भी निकाला जा सकता है क्या? नो, अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और शेयर होल्डर, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन दिया हुआ है सेक्शन 169 के सब क्लॉज ए में, जहां पे बताया गया है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो भी अभी मैंने बताया 169 में जो प्रीरिक्विजिट्स हैं, ठीक है, किसी डायरेक्टर को निकालने के लिए, वो सारे रीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किए गए डायरेक्टर पे अप्लाई नहीं होगा, क्लियरली है, इसीलिए वो नहीं निकाला जा सकता। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग रिजॉल्विंग टू मेक अ कॉल ऑन शेयर होल्डर, ठीक है, however the amount of call money and the due date of payment were left blank in the resolution. Later these blanks were filled by secretary. ये बोल रहा है कि एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्टर हैं, ने बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें जो भी शेयर होल्डर के मतलब बाकी थे ना पेड अप शेयर, ठीक है, जैसे मान के चले किसी ने 100 में खरीदा था, ठीक है, उसने 80 रुपए ही जमा किए थे, तो बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर थे जिनका कॉल मनी बाकी था, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वो मीटिंग हुई थी, ठीक है, और उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ कि भाई अब जो भी शेयर होल्डर के जितने भी कॉल मनी बाकी है उसका एक डेटा बनाइए और जो है उनसे वसूलिए। ऐसा मीटिंग में हुआ बात, ठीक है, लेकिन मीटिंग होने के बाद कॉल मनी का अमाउंट, ठीक है, और ड्यू डेट मतलब पेमेंट का क्या था वो ब्लैंक था डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जिसको बाद में सेक्रेटरी ने भरा। अब सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉल ऑन शेयर? कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है? तो कोई भी शेयर होल्डर जब अपने शेयर का फुल अमाउंट नहीं पे करता है, एग्जाम्पल के तौर पर ए नाम की कंपनी है, उसका एक शेयर 1000 का है, आपने एक शेयर खरीदा लेकिन 900 रुपए पे किया और 100 रुपए आपने बोला कि मैं बाद में पे करूंगा, ठीक है, तो ये जो आपको 100 रुपए भरना है वो कॉल ऑन शेयर हो गया, ठीक है, मतलब आपको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाएगा कि भाई आपको इतने दिनों में यह आपका बकाया भरना है, ठीक है, तो यही होता है कॉल ऑन शेयर। तो ए कॉल ऑन शेयर रेफर्स टू डिमांड मेड बाय कंपनी ऑन इट्स शेयर होल्डर टू पे पार्ट और फुल ऑफ द अनपेड अमाउंट, ठीक है, जो वो शेयर खरीदते समय बकाया रखा था, ठीक है, तो यही होता है कॉल ऑन शेयर। दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे, विल सच अ कॉल बी वैलिड? वाई? ये बोल रहा है कि इस तरीके से जो कॉल मनी का और ड्यू डेट पूरा ब्लैंक रखा गया था, ठीक है, क्या ये वैलिड है और क्यों? तो ये बोल रहा है नो, सच अ कॉल इज इनवैलिड, ठीक है, रीजन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट अप्रूव द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कॉल एंड द ड्यू डेट इन द रिजोल्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग हो गया, ठीक है, लेकिन मीटिंग में ना किसी ने कॉल मनी देखा कितना बाकी है, किसका बाकी है और किसका कौन डेट का बाकी है, ये कुछ नहीं देखा गया, जबकि रेजोल्यूशन के टाइम पर ये देखा जाना चाहिए था, सबका सिग्नेचर होना चाहिए था,
राइट, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। बाद में सेक्रेटरी ने भरा, जिसका कोई रोल ही नहीं है, सेक्रेटरी का कोई अथॉरिटी ही नहीं था, ठीक है, फिर भी उसने भर दिया। तो इस तरीके का अगर कोई कॉल मनी है, ठीक है, तो ये जो है वैलिड नहीं होगा। और रीजन यही है कि जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में सबके सामने वो अप्रूव होता है, ठीक है, ना कि ऐसा कि ब्लैंक है और चल गया, ऐसा नहीं। और सेक्रेटरी कभी नहीं भरता, ठीक है, तो इसीलिए वो वैलिड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोदावरी ट्रांसपोर्ट कंपनी क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज ऑन द डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी, ठीक है, एक कंपनी है जिसने डिबेंचर इशू किया था, ठीक है, उसको गोदावरी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, ठीक है, उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोन वगैरह दिया होगा कंपनी को, ठीक है, तो उसके ऊपर उसका फ्लोटिंग चार्ज था। एक होता है फिक्स चार्ज जो किसी पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लोटिंग चार्ज है कंपनी के डिबेंचर पर, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, फ्लोट करते रहता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, उसका मतलब ऐसा है। फिक्स चार्ज का मतलब है किसी एक ऐसे कंपनी के एसेट्स है जो फिक्स्ड है, कंपनी के पास वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, तो वो होता है फिक्स चार्ज। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सी परिस्थितियां होती हैं कंपनी के अंदर जहां पे कोई फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज बन जाता है। तो देखिए, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, चेंजिंग पूल ऑफ एसेट लाइक स्टॉक इन ट्रेड, ये मैंने शुरू में भी बताया था, ठीक है, ये एक अस्थाई नहीं होता है, फ्लोटिंग चार्ज अस्थाई नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर एसेट के ऊपर नहीं मिलता है वो, ठीक है, ऐसा। तो फ्लोटिंग चार्ज सवाल आपसे पूछ रहा है कि कब कब फिक्स चार्ज बन सकता है। तो सबसे पहला है, देखिए, कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, कंपनी अपना काम आगे नहीं कर पा रही है, नहीं कर पाएगी, ठीक है। या दूसरा, कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, मतलब कंपनी बंद होने के कगार पर है, बंद होने वाला है, ठीक है। कंपनी डिफॉल्ट्स ऑन डिबेंचर टर्म्स, ठीक है, कंपनी ने डिबेंचर का जो टर्म था उसको डिफॉल्ट कर दिया। फोर्थ है, रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ठीक है, तब हो सकता है। अगला है, कंपनी मेक्स एन असाइनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, तब हो सकता है। और एज पर स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ डिवेंचर डीड और ट्रस्ट डीड, ठीक है। तो यहाँ पे उस बंदे को फ्लोटिंग चार्ज किस पे मिल रहा था, डिवेंचर पे, ठीक है। तो डिवेंचर इशू करते समय अगर उस टाइम पर कोई डीड वगैरह बना होगा तो उसमें अगर कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आता है तो आपके जो फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो फिक्स चार्जेस हो जाएंगे, तो हो सकता है। या कोई कंपनी रन नहीं कर पा रही है तब उस परिस्थिति में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज हो सकता है, ठीक है। और कंपनी अगर बंद हो गई, लिक्विडेशन के लिए जा रही है, तो भी आपका जो है फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में बदल सकता है, ठीक है। यही फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में बदलने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन भी कहा जाता है। तो हमेशा यह दो तीन चीज याद रखना सर्कमस्टांसेस के आधार पर कि कोई कंपनी अपने काम बंद कर रही है, सीज हो गया है। दूसरा, कोई कंपनी बंद होने के कगार पर हो, ठीक है। या कोई भी, जैसे अभी यहाँ पे डिवेंचर के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज था, किसी और चीज के ऊपर अगर फ्लोटिंग चार्ज है तो उसमें अगर कोई ऐसा कंडीशन लगाया गया था तो उस कंडीशन के आधार पर भी फ्लोटिंग चार्ज जो है फिक्स चार्ज में बदल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, व्हाट आर द रेमेडी अवेलेबल टू द डिवेंचर होल्डर इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि वो जो डिवेंचर पे फ्लोटिंग चार्ज था उस बंदे का, तो अगर मान के चलिए डिवेंचर होल्डर को कंपनी पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर जाती है, ठीक है, तो वो डिवेंचर होल्डर को क्या रेमेडी मिलेगा, उसके लिए क्या है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, द डिवेंचर होल्डर हैव सेवरल लीगल राइट्स और रेमेडीज। पहला क्या है, पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, अगर वो बंदा जिसने कंपनी का डिवेंचर होल्ड करके रखा है और कंपनी उसका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चुका पा रही है, ठीक है, तो वो बंदा
सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट में ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस कंपनी को बंद किया जाए, ठीक है, क्योंकि वो मेरे डेब्ट पे नहीं कर पा रही है। लिखा है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू पे डेब्ट। दूसरा है उसके पास रेमेडी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर इफ अलाउड बाय द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर होल्डर कैन अपॉइंट अ रिसीवर टू टेक कंट्रोल ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स, ठीक है। ये जो डिबेंचर होल्डर है, अगर वो चाहे तो वो अपना एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है, ताकि कंपनी के अंदर जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल कर पाए, ताकि उसके जो मतलब पैसे लगे हैं कंपनी में वो डूबे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फाइल सूट फॉर रिकवरी, उसका पैसा नहीं दे रहा है तो वो सूट भी मतलब फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी वो जा सकता है कि भाई मेरा ये कंपनी में इतना इतना लगा है और वो मेरा नहीं दे पा रहा है, डिफॉल्ट कर गया है। तो ये जो है फिर है लास्ट में एक्शन बाय डिवेंचर ट्रस्टी। इफ देयर इज अ डिवेंचर ट्रस्टी, द ट्रस्टी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिवेंचर होल्डर टू रिकवरी एक्शन एंड इन्फोर्स सिक्योरिटी, ठीक है। अगर उस कंपनी में डिवेंचर ट्रस्टी भी है तो डिवेंचर ट्रस्टी उस डिवेंचर होल्डर के मतलब फेवर में, बिहाफ में रिकवरी के लिए एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी रेमेडीज जो है उनके पास अवेलेबल होता है। छठा सवाल है, इन द मीटिंग ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड प्रॉपर कोरम वाज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग, ठीक है। एबीसी कंपनी का मीटिंग हो रहा था तो कोरम में जो भी मेंबर थे वो प्रॉपरली मतलब अवेलेबल थे, ठीक है, प्रेजेंट थे। However, few member left at the middle of the meeting। जब जो कोरम होता है एबीसी कंपनी का, वो मीटिंग में शुरू से बैठते हैं, ठीक है, प्रॉपरली जो भी कोरम के मेंबर होते हैं एकदम कायदे से। मीटिंग चलते चलते में कुछ मेंबर उठ के निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मीटिंग चलते रहता है। सवाल आपसे पूछ रहा है, डज द डिपार्चर ऑफ मेंबर इनवैलिडेट द मीटिंग। ये जो बीच बीच में मेंबर उठ के गए हैं उसके कारण मीटिंग इनवैलिडेट हो सकता है क्या, ऐसा सवाल है, ठीक है। डज द डिपार्चर ऑफ मेंबर्स इनवैलिडेट द मीटिंग? नो, द डिपार्चर ऑफ मेंबर डज नॉट इनवैलिडेट द मीटिंग प्रोवाइडेड कोरम वाज प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग शुरू होने से पहले ही सारे जो कोरम के मेंबर थे वो प्रॉपरली मेंटेन में थे, मतलब आराम से वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये मीटिंग के बीच मध्य की बात है, ठीक है, तो उसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। एज पर जनरल लीगल प्रिंसिपल एंड केस लॉ, कोरम नीड्स टू प्रेजेंट ओनली एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। मतलब लीगल प्रिंसिपल और केस लॉ की हम माने तो ऐसा माना जाता है कि कोरम की जरूरत मीटिंग के शुरू होने के नियर होता है, ठीक है, बाद में उनका कोई ऐसा रोल स्पेसिफिक नहीं होता है। तो कंपनी का मीटिंग जब कमेंस हो रहा था तो वो सारे लोग थे, ठीक है, तो वो सारे लोग थे तो फिर मीटिंग वैलिड हो गया। फिर बीच में एक दो मेंबर गए तो उससे कोई मीटिंग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नो, कोई भी मीटिंग पर इनवैलिडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब कंपनी वैलिड रहेगी। सवाल दूसरा, व्हाट इज कोरम, ठीक है। कोरम क्या होता है तो मैंने अभी बताया था, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका 1/3, ठीक है, या 2 से अधिक, अगर मेंबर मान के चले डायरेक्टर हैं 10, ठीक है, तो उसका 1/3, तो 10 का 1/3 कितना होगा, 3, ठीक है। तो 3 नहीं, एक एक्स्ट्रा हम लेंगे, 4 मेंबर जो होगा वहां पे एक कोरम को गठन करेगा। तो कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ पर्सन एट द मीटिंग टू मेक द प्रोसीडिंग वैलिड एंड बाइंडिंग। अभी बताया था मैंने कोरम का एग्जांपल के साथ कि किसी कंपनी में 7 में डायरेक्टर है, ठीक है, तो उसमें कम से कम 3 अगर डायरेक्टर आ गया है तो कोरम वैलिड होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपका कोरम का सवाल था। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी, इसी में व्हाट शुड बी द कोरम फॉर मीटिंग्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज नो प्रोविजन, ठीक है। अगर किसी कंपनी के एओए में ये कोरम के बारे में कोई प्रोविजन नहीं होगा, ठीक है, तो पब्लिक मीटिंग के, पब्लिक कंपनी के लिए क्या कोरम का है नियम, ठीक है, और
प्राइवेट कंपनी में कोरम के लिए क्या प्रावधान है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, के अंदर कोरम का कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होगा, वो कोरम कहलाएगा। पब्लिक कंपनी में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, जितने भी मेंबर होंगे उसके आधार पर होगा। अगर 1000 मेंबर हैं किसी कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, ठीक है, तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होगा तब माना जाएगा, ठीक है। अगर 5000 तक का मेंबर है तो 15 मेंबर प्रेजेंट होंगे तब कोरम माना जाएगा, और 5000 से ऊपर है तो 30 मेंबर्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे तो माना जाएगा कि कोरम वैलिड है, ठीक है। और ये कब है? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविजन नहीं है। हालांकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए और होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a not provision in memorandum of association, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्रभावती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, वेदर इट विल पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये बोल रहा है कि क्या एक प्रभावती मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी, ठीक है, कोई प्रोविजन नहीं है किसके रिगार्डिंग? प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या ये पार्टिसिपेट करने योग्य है या नॉन पार्टिसिपेट करने योग्य है, ठीक है। तो पहला है, व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस स्टेटस, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, देखिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर आर दोज दैट रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है, like all preference share, and also participate in surplus profit or surplus assets of the company after dividend is paid to equity shareholder and on winding up after repaying all capital to all shareholder, ठीक है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये बोल रहा है वो डिविडेंड जो होता है ना किसी कंपनी का, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि अगर कोई कंपनी किसी बंदे को डिविडेंड किसी साल नहीं दे पाती है, ठीक है, और किसी साल नहीं दे, मतलब हुआ था नहीं दे पाया था और किसी साल नहीं दे पाया, तो पिछले वाला भी ऐड करके किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये बताइए। तो ये बोल रहा है, पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद का जो पे वो डिविडेंड होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, वो जब हम बांटते हैं, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर कहलाता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाता है, ठीक है। इसमें किसी को डिटेल में पता हो तो बता सकते हैं आप लोग। दूसरा सवाल इसमें है, वेदर प्रेफरेंस शेयर शुड बी प्रिज्यूम्ड एज पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये पूछ रहा है कि क्या प्रेफरेंस शेयर को पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्या बोल रहा है भाई, वेदर प्रेफरेंस शेयर शुड बी प्रिज्यूम्ड एज पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। ये बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर को ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिज्यूम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है यहाँ पे, देखिए, दे शुड बी प्रिज्यूम्ड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका सही जवाब है, ये बोल रहा है, if the memorandum, article of association or the terms of issue are silent, then preference share are presumed to be non-participating by default, ठीक है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये जो आपका ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है, तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, त्रिशा ट्रेडिंग कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड शेयर ऑफ द कंपनी आर डिवाइडेड बिटवीन टू मेंबर्स
who have carried on. Both members continues to quarrel and refuses to meet in matter of business and there is no hope of reconciliation. ठीक है, ये बोल रहा है कि त्रेसा ट्रेडिंग कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और कंपनी के शेयर के दो मेंबर में बटा गया है। ठीक है, मतलब कंपनी का जो शेयर है वो दो मेंबर में बटा हुआ है। दोनों मेंबर में अब झगड़े हो रहे हैं, समझौता नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंपनी का कोई मीटिंग है तो वो दोनों अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और दोनों जो है लगातार झगड़ते रहते हैं और अभी इस कंपनी में कोई सुलह करने का मतलब रिकंसिलियस करने का उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछ रहा है, कैन कोर्ट ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ सच कंपनी? क्या ऐसी परिस्थिति में कंपनी को कोर्ट बंद करने का आदेश दे सकता है? इज इट मैंडेटरी ऑन कोर्ट टू ऑर्डर वाइंडिंग अप? क्या ऐसी परिस्थिति में कोर्ट को मैंडेटरी तौर पर उस कंपनी को बंद कर देना चाहिए? ठीक है, या कर सकती है? तो सवाल आपसे ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे है यस द ट्रिब्यूनल, ठीक है, कैन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ सच अ कंपनी। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ, ट्रिब्यूनल जो है ऐसे कंपनी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसी में क्या पूछ रहा था, इज इट मैंडेटरी ऑन कोर्ट टू वाइंडिंग अप? नो, जरूरी नहीं है कि ऐसी कंपनी को कोर्ट बंद ही कर दे। हावेवर it is not mandatory for the court to do so. Explanation: under section 271 subsection 1 clause E of the Companies Act, a company may be wound up by the tribunal if it is just and equitable to do so. In this case, the company has only two members and they are deadlocked. The business cannot continue due to the constant quarrel and refusal to cooperate. Hence, this is a classic case of deadlock which court have historically recognized as a ground for just and equitable binding up. ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों पार्टी आपस में झगड़ रहे हैं, जो बताता है कि कंपनी आगे ग्रो नहीं कर पाएगी और कंपनी को बंद करना ही जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट बंद कर सकती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि कोर्ट बंद करे। ठीक है, कोर्ट को ऐसा लगेगा तो बंद कर सकते हैं। ये आपका पहला सवाल डील हो गया। दूसरा सवाल इसमें है, ऑन व्हाट ग्राउंड कोर्ट कैन ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट के अंदर कब कब कोर्ट जो है किसी कंपनी को बंद कर सकता है, क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला ग्राउंड है, देखिए, ग्राउंड फॉर दी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 271 में कंपनी को बंद करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास कुछ ग्राउंड दिए गए हैं। सबसे पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने खुद से ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि हमें बंद करना है, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल को वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमें बंद करिए। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल ऐसी परिस्थिति में बंद करने का आदेश दे सकता है। दूसरा, अगर कोई कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट और हमारे देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उस कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, तीसरा है, या आपसे 13 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि किसी कंपनी को बंद करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या ग्राउंड है बंद करने का। ठीक है, तो पहला क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन बाय कंपनी। कंपनी खुद से ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले और बंद कर ले, लेकिन वो अप्रूवल लेंगे ट्रिब्यूनल से कि हमें बंद करना है, तो वहां पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, कोई कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट या देश के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट या पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट, ठीक है, या डेफिशिएंसी के अगेंस्ट या देश के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट अगर कोई काम करता है तो कंपनी को बंद कर सकता है। फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, अगर कोई कंपनी अनलॉफुल काम कर रही है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट कर रही है शेयर होल्डर के साथ, ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई कंपनी 5 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स मतलब लगातार 5 साल तक अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर नहीं करती है, रिटर्न फाइल नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट
उस कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है। और लास्टली जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब कंपनी को ऐसी परिस्थिति लगे कि जहां पे दोनों पार्टी आपस में ही झगड़ रहे हैं, तो कोर्ट को लगेगा ना कि भाई अब कोई गुजारा ही नहीं है कंपनी को आगे ले जाने का, बंद करो। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो जस्ट और इक्विटेबल है कंपनी को बंद करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोर्ट बंद करने का आदेश दे सकता है। 9वां सवाल है आपका, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग सम फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, जिसके डायरेक्टर ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत बातें हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो उसमें 1000 करोड़ का बिजनेस दिखा दिया है। ठीक है, कंपनी का अपना एसेट्स एक ही जगह पे है, उसने 10 जगह पे दिखा दिया, मतलब कुछ इस तरीके से उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए। रिलाइंग ऑन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के आधार पर मिस्टर ए जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उस कंपनी में। ठीक है, उस प्रोस्पेक्टस के आधार पर कंपनी सफर्ड लॉस एंड बिकम इंसॉल्वेंट। कंपनी जो है बाद में बहुत नुकसान में चली जाती है और वो दिवालिया घोषित हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, भूखमरी के कगार पे आ जाता है। सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू ए। यहाँ पे ए की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने तो प्रोस्पेक्टस के आधार पर पैसा लगाया था। ठीक है, अब उस कंपनी ने उसके साथ चीट किया, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, रेमेडीज अवेलेबल टू ए क्या है? पहला, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए कैन अप्लाई फॉर रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कैंसल द इन्वेस्टमेंट, purchase of shares provided the misstatement was material and induced him to invest. He applies before liquidation proceeding begin. ठीक है, जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, दिवालिया हो गया ना, तो दिवालिया हो गया तो उसके पास फिर भी तो एसेट्स होंगे ही होंगे, बराबर। तो ऐसी परिस्थिति में मिस्टर ए के पास ये रेमेडी है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए अप्लाई करे कोर्ट में। ठीक है, और लिक्विडेशन से पहले, ठीक है, तभी तो उनका पैसा वापस आ पाएगा ना, और वो ये बता सके कि इसने हमारे साथ चीटिंग किया है, इसने अपने प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दिया था। पहला ये है। दूसरा है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, ठीक है, उस बंदे का जितना भी नुकसान हुआ रहेगा वो उसका डैमेज क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 35। ठीक है, तीसरा रेमेडी उसके पास है क्रिमिनल रेमेडी। वो चाहिए तो कंपनी को मिसलीड करने के जुर्म में उसको 6 महीने से 10 साल तक का जेल भी सुनवा सकता है। ठीक है, और कंपनी के ऊपर फ्रॉड करने के लिए उसके ऊपर 3 गुना तक फाइन भी कोर्ट इंपोज कर सकता है। तीसरा। चौथा रेमेडी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 में बताया गया है कि अगर कोई आपके साथ फॉल्स या मिस रिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा और उसके लिए आपको रेमेडी क्लेम करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी दूसरा सवाल इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। कंपनी का क्या दायित्व है और उनके डायरेक्टर का क्या जिम्मेदारी है इस परिस्थिति में। तो सबसे पहला है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। द कंपनी इज लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन इट्स प्रोस्पेक्टस अंडर सिविल लॉ। However, since the company has become insolvent, it may not be able to compensate A even if held liable. ठीक है, कंपनी जो है मिस स्टेटमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस के अंदर जो मिस स्टेटमेंट किया था उसके लिए उसको सिविल लॉ के अंदर लायबल ठहराया जा सकता है कंपनी को। ठीक है, लेकिन कंपनी यहाँ पे दिवालिया हो गया है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो उसको कंपनसेशन देने के लिए लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टर की क्या लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ द फॉल्स प्रोस्पेक्टस इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु सफर्ड लॉस। जैसे यहाँ पे ए को लॉस हुआ था, तो डायरेक्टर की लाइबिलिटी यहाँ पे बनती है कि अगर उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो वो पर्सनली, ठीक है, लाइबल होगा मिस्टर ए को कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होता है, उसको 10 साल तक जेल हो सकता है डायरेक्टर्स को। ठीक है,
और 3 गुना तक उनको फाइन भी भरवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X and Y, the promoters of a company, entered into a contract with Messrs AB Brothers for purchase of goods on behalf of the company to be formed। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक कंपनी के प्रोमोटर हैं एक्स और वाई, दोनों ने मिलकर मेसर्स एबी ब्रदर्स के साथ अपने कंपनी, जो कि अभी बना नहीं है, बनने वाली कंपनी के लिए कुछ माल परचेज किया। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। किससे किया? मेसर्स एबी ब्रदर्स से। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अभी कंपनी फॉर्म हुआ नहीं है। ठीक है, कंपनी फॉर्म होना है। ठीक है, और उन्होंने कंपनी फॉर्म होने से पहले मिस्टर एक्स और वाई ने मेसर्स एबी ब्रदर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कंपनी अभी लीगली इनकॉर्पोरेट हुआ नहीं है, रजिस्टर हुआ नहीं है, उससे पहले अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, तो मतलब लीगली जब कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी होना है, और होने से पहले ही अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। दूसरा सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर। यहाँ पे प्रोमोटर की क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने कंपनी को फॉर्म होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पे परिस्थितियां आपको बता दूं कि जब कोई कंपनी फॉर्म होने से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, उनके प्रोमोटर, तो वो प्रोमोटर लायबल होते हैं पर्सनली। लेकिन अगर वो कंपनी फॉर्म होने के बाद, इनकॉर्पोरेट होने के बाद, वो जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको इनकॉर्पोरेशन के बाद अगर कंपनी में जिक्र करके उसको डील करते हैं तो फिर वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन रहता है। तो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर। तो पहला है पर्सनली लायबल, सिंस द कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमोटर हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट इज पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी विच इज मेसर्स एबी ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, अगर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, तो अगर उन्होंने, उस प्रोमोटर्स ने उस कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र अपने कंपनी वगैरह में कर दिया, ठीक है, और बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा ऐसा डील हुआ था, अगर कंपनी में उसके बारे में सब कुछ है, तब उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ये भी याद रखना हमेशा। नेक्स्ट है आपका 11वां सवाल, ए कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक कंपनी है जो अपना क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहता है। सवाल पूछ रहा है कि इसके लिए प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर डिपेंड ऑन द वेदर चेंज इज विद इन द सेम सिटी, टाउन, लोकल एरिया और टू डिफरेंट स्टेट। ठीक है, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस को बदलने का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो हम दूसरा लेने वाले हैं वो उसी जगह पे है, उसी सेम स्टेट में है, या सेम सिटी में है, या किसी और स्टेट में है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन में उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, कि भाई हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो जाएगा, शेयर होल्डर के साथ जनरल मीटिंग होगी, उसमें भी पास होगा। ठीक है, इसके बाद 15 दिनों के भीतर, जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा, 15 दिनों के भीतर आरओसी में उसको जो है फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, विद न्यू एड्रेस प्रूफ। ठीक है, कि भाई कहाँ पे आपने नया ऑफिस डाला है वो। इसके बाद जो है आपको एमओए में उसके बारे में नहीं, नो नीड टू ऑल्टर द एमओए इफ द ऑफिस रिमेन्स इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट में ऑफिस है तो एमओए में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर किसी और स्टेट में डाला है तो एमओए में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो ये है प्रोसीजर। ठीक है, अभी दूसरा सवाल क्या पूछ रहा था आपको, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आप ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं, ठीक है, अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी क्या होगा।
तो सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है, इफ द कंपनी फेल्स टू नोटिफाई द रजिस्ट्रार ऑफ नेम चेंजेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस में चेंजेस करना है और उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार जो है उनके ऊपर 1 लाख तक का पेनल्टी लगाया जा सकता है, और अगर वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तो 5,000 पर डे जो है उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके 11वां सवाल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आया सभी को? हाँ, अरे मैं आपको बताऊं ना, मैं ये जब सवाल 11 बनाया ना तो मैं बोला, हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ पूछा जाएगा पूछा जाएगा। जब मैं ये सवाल बना रहा था ना तो मैंने सोचा कि मोकल का भी देख लूं, कहीं पूछा गया है क्या कई बार। तो इसमें मोकल में बहुत बार ये सारे सवाल आए हैं, ठीक है। जब आप मोकल का बुक देखोगे ना तो उसमें से बहुत सारे इसमें से सवाल मिलेंगे। तो मैंने ये मिलाया था, मोकल में पूछा गया है ये सारे सवाल, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सब रहेगा ना। यहाँ पे क्या है देखिए, डायरेक्टर का क्या दिया हुआ है। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बराबर है। दूसरा सवाल है आपका लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टर। तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर है, सिविल एवरी पर्सन हु ऑथराइज्ड टू इशू द फॉल्स प्रोस्पेक्टस इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु सफर्ड लॉस, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जो इशू होता है उस पे सारे डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन पास होता है, तब न सभी का सिग्नेचर होता है ना डायरेक्टर का, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्टस में जो भी ऑथोराइज, जिसको भी ऑथोराइज किया गया होगा, ठीक है, वो सभी लाइबल होंगे अगर सामने वाले को नुकसान हुआ है तो, ठीक है। एवरी पर्सन हु ऑथोराइज द इशू ऑफ द फॉल्स प्रोस्पेक्टस इज लाइबल टू कंपनसेट टू सफर्ड लॉस पर्सन, जो मतलब जैसे यहाँ पे एक हुआ था तो उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे सवाल है, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अ कंपनी रिमूव्ड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। ये सवाल अपने किया था ना हम लोगों ने। सवाल है, इज सच रिमूवल वैलिड। एक कंपनी जो है एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके एक अपने डायरेक्टर को निकाल देती है, उसका टेन्योर अभी बाकी ही रहता है। सवाल पूछ रहा है क्या ये रिमूवल वैलिड है, इज सच रिमूवल वैलिड। जवाब दो, अभी ही हम लोगों ने किया है। वैलिड है ना, ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट किए गया डायरेक्टर आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन बाकी डायरेक्टर को आप निकाल सकते हैं रेजोल्यूशन के पर रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। तो ये सच रिमूवल इज वैलिड। वेयर आर दी प्री रिक्विजिट्स फॉर सच अ रेजोल्यूशन। इसके लिए क्या क्या रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन पास होगा उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये जरूरी है कि 14 दिन पहले आप उसको नोटिस दो, ठीक है। ये जरूरी है कि आप उनको बोलने का मौका दो, रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, अभी बताया था ना मैंने, बराबर। ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर किसी को आप रेजोल्यूशन के तहत निकाल रहे हैं तो आपको 14 दिनों के भीतर उनको नोटिस देना होगा। फिर अभी मैंने क्या बताया था आपको कि उनको जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देना होगा कि भाई आप अपनी बात रखिए, ठीक है। फिर आपको उनको निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास करने के बाद आरओसी में उसके बारे में बताना होगा कि आपने उस डायरेक्टर को निकाल दिया। ये सारे रिक्विजिट्स हैं जो आपको किसी को निकालने के समय करने चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल है इसमें नेक्स्ट, ए मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुड नॉट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम। ये भी सवाल हम लोगों ने डील किया था, ठीक है। तो व्हाट शैल बी दी सब्सिक्वेंट प्रोसीजर, क्या होगा सब्सिक्वेंट प्रोसीजर। कोरम के अभाव में डायरेक्टर की मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो वो मीटिंग अर्जेंट हो जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है, या नेक्स्ट डे के लिए। ये है उसका सब्सिक्वेंट प्रोसीजर।
अगर कोई कोरम की मीटिंग होनी थी और वो कोरम अवेलेबल नहीं था जिसके कारण मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर ये है कि उस मीटिंग को अर्जेंट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड। मीटिंग ऑफ बोर्ड के लिए कोरम कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, कितने मेंबर होते हैं उसके लिए, तो अभी मैंने बताया था कितने मेंबर होने चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 होना चाहिए, ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका 1/3 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये है कोरम का एक मतलब वो कॉन्स्टिट्यूट करने का, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं इसमें, किधर गया, देखिए सवाल है द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस, ये तो अभी मैंने डील किया यार, issued a director false representation relying on a invested money। जब आप जाओगे ना मोकल के पीडीएफ में तो पेज नंबर देखना 276, 277, 278, 279, वही सवाल है जो हम लोगों ने डील किए हैं, ठीक है, सारे वही सवाल है और बार बार वही रिपीट हुआ है। तो अभी अपन यहीं पे खत्म करते हैं।